नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को अहम सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए दरअसल इस सुनवाई के दौरान जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि चुनाव आयुक्त को प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कदम उठाना हो, लेकिन आयुक्त कमजोर होगा तो वो कोई कदम ही नहीं उठा पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2004 के बाद से कोई भी मुख्य चुनाव आयुक्त 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में 6 मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए, जबकि एनडीए के 8 साल के कार्यकाल में 8 मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए। संविधान नियुक्ति प्रक्रिया पर चुप है और इसका फायदा सरकारों ने उठाया है। अब पारदर्शी नियुक्ति कानून बनाने की जरूरत है। नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए केंद्र सरकार को गुरुवार तक नियुक्ति फाइल पेश करने को कहा है। एक रिपोर्ट देखें। जस्टिस के.एम. जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सी.टी. रविकुमार की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान को अंगीकार हुए 72 साल हो गए, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई कानून नहीं है। अभी तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। हमारी नीति लोकतांत्रिक है और लोकतंत्र में चुनाव के जरिए सरकारें बदलती है। ऐसे में पारदर्शिता और शुद्धता गहराई से जुड़े हुए हैं और ये संविधान का मूल ढांचा है। सरकार बताए कि इस पर उसकी क्या राय है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को ऐसे चरित्र का होना चाहिए जो खुद पर बुलडोजर नहीं चलने देता। इस दौरान संवैधानिक पीठ ने पूर्व चुनाव आयुक्त दिवंगत टी.एन. शेषन का भी जिक्र किया। पीठ ने कहा कि टी.एन. शेषन जैसा व्यक्ति कभी कभी होता है। कोर्ट ने कहा कि आयुक्त को स्वतंत्र निष्पक्ष होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि उसका चयन सिर्फ कैबिनेट के बजाय उससे कहीं ज्यादा बड़ी बॉडी की ओर से हो। राजनीतिक नेता बातें तो करते रहे हैं, पर जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि इस बारे में संवैधानिक चुप्पी का फायदा उठाया जा रहा है। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 324(2) में सीईसी ईसीएस की नियुक्ति के लिए कानून बनाने की बात कही गई। पीठ ने कहा कि संविधान की चुप्पी का सभी ने फायदा उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ तक कि संस्थान के मुखिया के तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो खंडित कार्यकाल होता है, उसमें वो कुछ ठोस नहीं कर पाते। 2004 के बाद मुख्य चुनाव आयुक्तों की लिस्ट देखी जाए तो ज्यादातर ऐसे हैं जिनके 2 साल से ज्यादा का कार्यकाल भी नहीं है। पीठ ने कहा कि इसके साथ ही सरकार ये भी जानती है कि जिनको वे आयुक्त और मुख्य आयुक्त नियुक्त कर रही है, वो प्रावधान के मुताबिक अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सीईसी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाते हैं। इस पर सरकार अपना रुख कोर्ट को बताए। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हम ये साफ देख सकते हैं कि यूपीए की सरकार रही हो या अभी की सरकार, यही हो रहा है और लगातार हो रहा है। सीईसी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट में जोरदार विरोध किया। केंद्र ने कहा कि ऐसा कोई भी प्रयास संविधान में संशोधन करने जैसा होगा। केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा है कि मौजूदा प्रक्रिया के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उसे गैर संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। कोर्ट उसे निरस्त नहीं कर सकती। संविधान सभा ने इसी मॉडल को स्वीकार किया था। ये सुनवाई कोर्ट ने भविष्य में कॉलेजियन सिस्टम के तहत सीईसी और ईसी की नियुक्ति की प्रक्रिया पर 23 अक्टूबर 2018 को दायर की गई एक याचिका पर की है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्र एक तरफा चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है और कौन इसकी नियुक्ति करता है, प्रक्रिया क्या रहती है, इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आर.के. मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है।
प्रोफेसर नीरज जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक का स्वागत है आपका। और टीएस कृष्णमूर्ति जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। टीएस कृष्णमूर्ति जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपके साथ ही करती हूं क्योंकि आप कुछ ही देर के लिए हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर सख्त टिप्पणी की है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये ओपिनियन तो ठीक ही है, लेकिन इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी हो जाता है। वी हैव एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, नॉर्मली अभी रिटायर होने के बाद ही अपॉइंट करते हैं, तो आफ्टर 60 years they get only 5 years service instead of 6 years available in the constitution. तो इसीलिए उनको 59 में अपॉइंटमेंट करना है, तो 6 years पूरा मिलेगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने में भी उनको अपॉइंटमेंट में सेलेक्टिव करना है, क्योंकि अगर 3 आदमी हैं तो उनका सीनियर मोस्ट लेते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उनको मिनिमम 1 year और 2 years शुड बी देयर। इन माय ओपिनियन इवन 1 year इज गुड इनफ, लेकिन अभी 8-10 महीने में भी उनका टर्म बंद हो जाता है। और ये इलेक्शन कमीशन के मत भी नहीं है, उनका सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही करना है। एटलीस्ट मिनिमम 1 year चीफ जस्टिस शुड हैव, जस्ट एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन हैव मिनिमम 1 year। तो इसको प्लान करके करना है। ये सुझाव को स्वागत करता हूँ, लेकिन इसको प्लान करके अपॉइंटमेंट में टाइम में इसको याद रख के करना चाहिए। मौजूदा वक्त में सर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है और संविधान इस बारे में क्या कहता है? तो संविधान में तो वेरी क्लियर, 6 years और 65 whichever is early। तो अगर अपॉइंटमेंट 59 में करेंगे तो 6 years फुल टाइम मिलेगा। अभी तो प्रैक्टिस है कि 60 होने के बाद ही अपॉइंटमेंट करते हैं जी, वो ठीक नहीं है। तो 59 में करेंगे तो पूरी 6 years टर्म मिलेगा। और हर एक अपॉइंटमेंट में यू हैव टू इंश्योर दैट देयर इज अ गैप बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर, सो दैट मिनिमम 1 year ऑफ सर्विस एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिलना चाहिए। सर, प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताइए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, ये ऑल्सो उनको सुझाव देने में, गवर्नमेंट को सुझाव देने में चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्पीयर हेड इज द लीडरशिप ऑफ द इलेक्शन कमीशन। और इनका लीडरशिप क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका टू कैरी ऑन विद अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, इनके साथ कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क उनके लिए है, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन ऑब्जर्वर, और ये सब उनका हाथ में है। तो इसीलिए इनको मिनिमम 1 year है, तो थोड़ा प्लान करके कर सकते हैं कि थोड़ा स्मॉल चेंजेस भी ले आ सकते हैं। सर, ये बताइए कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या सुधार की गुंजाइश आपको भी लगती है, और क्या आपको लगता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आने की जरूरत है? मैंने ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर फुल टर्म 6 years और 1 year मिनिमम टर्म है तो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट हो सकता है। ये तो इंडिविजुअल है, क्योंकि अभी आप नहीं बोल सकते हैं कि चीफ जस्टिस 6 months है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। व्हाटएवर बी द टर्म, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और मेरे ख्याल में मे बी एक्सेप्शंस है, बट लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर फंक्शन इंडिपेंडेंटली। सर, क्योंकि इस प्रोसेस को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, और आज कोर्ट ने भी प्रोसेस को लेकर ही सवाल उठाया है कि नियुक्ति कैसे होती है, ये कहीं ना कहीं तय होना चाहिए, और इसमें जो सरकार है अपनी कहीं ना कहीं मनमानी कर रही है। तो क्या जी जी जी, मैं ये सुझाव दिया है गवर्नमेंट को, एक कोलिजियम जैसा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉमिनी ऑफ द चीफ जस्टिस कैन बी इन द कमिटी टू डिसाइड to appoint election commissioners like chief vigilance commissioner and so on. इलेक्शन कमीशन में ऐसा प्रोसीजर नहीं है, इसको लागू करना चाहिए। सर, अभी तक ऑपोजिशन लीडर और सीजीआई इस प्रोसेस में शामिल नहीं होते हैं थे क्या? इसमें नहीं है, अभी इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट में ये प्रोसीजर नहीं है जी। अभी तक कौन इसको सेलेक्ट करता है? क्या सरकार के ही नुमाइंदे रहते हैं जो सेलेक्ट करते हैं? सरकार प्राइमरीली प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं इसके बारे में, ऑन द बेस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ सर्विस ऑफ रिटायर्ड सिविल और रिटायरिंग सिविल सर्विस। तो मेरे ख्याल में ये तो ठीक है, जब अच्छे आदमी सेलेक्ट होते हैं ठीक है, लेकिन पब्लिक के लिए, कंजम्पशन के लिए मेरे ख्याल में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस नॉमिनी और प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करना उचित है। जी,
जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सीधे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और तमाम और मेहमान हमारे साथ सीधे मौजूद है। मिश्रा साहब, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। जिस बात का जिक्र अभी कृष्णमूर्ति जी कर रहे थे, वो साफ तौर पे कह रहे हैं, देखिए इसका जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ही होता है, और सरकार अगर ये कहती है कि देखिए योग्य लोगों का ही हम चयन कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है जो कि एक होना चाहिए। मैं आपसे पूछूंगी। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अमीन जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आप पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं चुनाव आयोग के। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। मैं आपका रुख करूं सर, उससे पहले मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से बता दीजिए। सर आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। विचार योग्य है, निश्चित तौर पर विचार योग्य है। और ये चीज पहले ही, जब इस समय में संविधान की बातें हो रही थी, हम इसको असंवैधानिक नहीं कह सकते। चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, इसको असंवैधानिक नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जिस सेक्शन की बात करी है, सेक्शन 324 की जहां पर बात करी है, इसमें ये लग रहा है जो कि कमी जो सुप्रीम कोर्ट की खासकर टिप्पणी है, वो स्पेशली विशेष रूप से मुझे देखा गया है, जो कि पूर्ण कार्यकाल जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका पूर्ण कार्यकाल नहीं हो पाता है। कोई 1 साल के लिए होते हैं, कोई 2 साल के लिए होते हैं, कोई 3 साल के होते हैं। यही चीज मुझे लगता है जो कि बिंदु है। लेकिन जहां तक बात है असंवैधानिक तरीके से इस तक नहीं होती। हाँ, ये चीज जरूर पसंद करना चाहिए जो कांग्रेस ने अगर 6 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 4 बार गठबंधन के साथ उन्होंने सरकार बनाई, तो 50 सालों से वो कर क्या रही थी? क्या इस संविधान में कहीं पे भी संशोधन की जरूरत उनको महसूस नहीं हुई क्या? तो इस तरह की बातें जो है, जो खास करके अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, मैं उसकी टिप्पणी के ऊपर मैं नहीं जाना चाहता हूं, उनका बिल्कुल सम्मान है उस चीज का, और सुप्रीम कोर्ट ने जरूर देखा है जो कि इस तरह की बातें हो रही है जो प्रैक्टिस में है। तो बी प्रैक्टिकल, हमें देखना चाहिए जो कि जो इतने दिन तक सत्ता में रही जो कांग्रेस, उनसे ये प्रश्न जो है जो सीधा पूछना चाहिए जो कि क्या उनको ऐसा जवाब नहीं दीजिए। लगा? कह रहे इतने सालों तक आप सत्ता में रहे, आपने क्यों नहीं बदलाव किया? क्यों आपको नहीं लगा कि संविधान में संशोधन की जरूरत है? देखिए, चुनाव आयोग जो एक संस्था बनी हुई है, निश्चित रूप से निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था है। और शायद मिश्रा जी को पता नहीं है, इन्होंने थोड़ा सा उसको अध्ययन करिए और देखिए कि बहुत बार जो है इस प्रक्रिया में सुधारीकरण किया गया है। निश्चित रूप से मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक संवैधानिक जो है यह प्रक्रिया है, लेकिन कहीं न कहीं समय और परिस्थिति के हिसाब से जो है इसमें सुधारीकरण हमेशा किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा। तो आप जरा उठाकर देख लीजिए, बहुत सारे आयोग जो गठित हुए थे इसके ऊपर, और सबने अपनी अपनी जैसी सुझाव दिए, उस सुझाव के अनुसार जो है इस पे कार्य किया गया और उसको मजबूत जो है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग का जो गठन है वो करके और इस पे सुधारीकरण किया गया, निरंतर किया गया है। इसमें ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। ये कोर्ट ने आज जो कहा है वो उसके क्या मायने हैं फिर? देखिए, कोर्ट ने जो कहा है, निश्चित रूप से अगर किसी व्यक्ति को अगर ज्यादा समय मिल पाता है किसी संस्था में काम करने के लिए, तो उसके कुछ नतीजे जो है बेहतर आते ही हैं निश्चित रूप से। अगर शॉर्ट टर्म होता है, 1 साल से कम अगर चुनाव आयोग में कोई इलेक्शन कमिश्नर जो है ये होता है, तो उसको वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है बहुत सारी चीजों को। आज परिस्थितियां देखिए किस तरह से बदल गई हैं। आज जो है चुनाव में ज्यादातर लोग जो है, बहुत सारे पॉइंट्स है जो मैं सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आज देखिए, चुनाव में जो चुनाव की जो खर्चे की जो सीमा है निर्धारित की गई है, वो तो एक व्हाइट मनी में लोग खर्चा कर देते हैं, लेकिन उसके अनुसार उसके अलावा भी जो है ब्लैक मनी में बहुत सारे लोग चुनाव जीतने के लिए बहुत पैसा पानी की तरह खर्चा करते हैं, अपने वोटरों को देते हैं और उसका मिसयूज करते हैं। तो कहीं न कहीं अगर चुनाव को सुधारीकरण की प्रक्रिया है, तो इन सब तथ्यों पर भी चुनाव आयोग को जरूर बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। और देखिए, राजनीति में अपराधीकरण किस तरह से बढ़ता जा रहा है। आज देख रही है कि राजनीति में जो धन बल और बाहुबल जो है हावी होता जा रहा है। ठीक है, मैं उस पर आऊंगी, मैं आती हूँ। 1 सेकंड रुक जाइए, मैं जैन जी का रुख कर लूं। जैन जी, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं रत्नाकर सिंह जी की बातों से? ये कह रहे हैं कि देखिए वक्त पर सुधार किया गया, लेकिन कोर्ट तो ये कह रहा है कि 72 वर्षों में कोई कानून नहीं बना
जो इसमें पारदर्शिता दिखाए, जो इसमें ट्रांसपेरेंसी दिखाए, क्यों नहीं बना? देखिए नेहा जी, आप सबका प्रणाम। बात बहुत साफ है, जब आर्टिकल 324 के तहत हमारा इलेक्शन कमीशन का स्थापना की गई, जब बनाया गया, तब से लेकर के सुकुमार सेन से लेकर राजीव जी तक इतनी ज्यादा गिरावट इस संवैधानिक संस्था में नहीं आई जो इधर पिछले 10 वर्षों में देखने को मिली। और आज जो हमारे जनमत है, देश की जनता को जितनी ज्यादा आशाएं और उम्मीदें न्यायपालिका से हैं, उतनी लोकतंत्र के किसी प्रहरी से नहीं है। क्योंकि जानिए, इधर चुनाव में जिस प्रकार से लोगों को राजनीतिक दल टिकट दे रहे हैं, तो बाहुबल और धन वाला है उसी को टिकट देंगे, जो जीत के आएगा उसी को टिकट देंगे, 2 करोड़ दोगे तो टिकट देंगे। और चुनाव के दौरान फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो एक हमारी आत्मा थी, वह खत्म कर दी गई है। और ये आपसे लेके पूरे देश में किसी से भी नहीं छुपा है किस तरह से चुनाव हो रहे हैं। जनमत के लिए चुनाव होता है, जनमत में अगर कोई कह रहा है, सब कह रहा है ईवीएम ना हो और दूसरी हो, किसी का बटन दबाइए, सारा एक ही पार्टी का टिकट निकलता। मैडम, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? फॉर दिस पर्पस द सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस टू कॉग्निजेंस अबाउट दिस थिंग एंड बहुत उसने गंभीरता से विचार किया है। हमको तो टीएन सेशन को आज सलाम करना चाहिए। वो एकमात्र ऐसे चुनाव आयुक्त हुए, वो भी किसी सरकार के दबाव में नहीं गए और कुछ नहीं किया। अभी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, कृष्णमूर्ति जी आए और चले गए हैं। उन्होंने कहा कि 59 वर्ष पे आना चाहिए, 6 वर्ष उसका कार्यकाल होना चाहिए संविधानानुसार। बात कीजिए, एक चीज बताएं, ये जो इधर राजनीतिक दलों ने, सत्तारूढ़ दल ने जितने लोगों जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग हैं, तमाम बैठे लोगों को बुला करके इस्तीफा दिलवा करके विधायक बना दिया, सांसद बना दिया, मंत्री बना दिया। इस प्रक्रिया ने, इस लालच ने, इस कार्य ने सारे कमीशन को, सारी संवैधानिक एजेंसियों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत संज्ञान दिया है। हर व्यक्ति चाह रहे थे कि चुनाव में राजनीतिक दलों में कोई आयु सीमा नहीं है। आयु सीमा न होने के चलते हर आदमी इस वक्त जो है, चुनाव आयोग बैठे हैं, राजीव कुमार जी सब बैठे, आप सब जान रहे हैं, एक मात्र सत्ता दल की कठपुतली बनकर रह गया है। तो इसलिए इन सब में परिवर्तन हो चाहिए। मैं तो इससे कहता हूँ, जब हमारे शुरुआत में 4 आयोग बने थे, हमारा इलेक्शन कमीशन बना था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बना था, फाइनेंस कमीशन बना था, एडवोकेट जनरल का होता था। जब सब चीज की एक प्रक्रिया बनी है, पीसीएस के लिए एक प्रक्रिया है, आईएएस के लिए प्रक्रिया है, सारी सर्विसेज में प्रक्रिया है, तो इसके लिए भी एक ऐसा प्रक्रिया होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट हो, जिसको सब लोग ठीक है। आर के मिश्रा साहब जवाब दीजिए। कह रहे 10 सालों में जो हालात है वो और ज्यादा खराब हुए हैं पिछले 10 सालों में, और किसकी सरकारें रही है सर, ये तो आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है। लेकिन अब देखिए नेहा जी, यहाँ पर जैसे अभी जैन साहब कह रहे थे, मुझे लगता है जो कि शायद थोड़ा सा पक्षपात कर रहे हैं। मुझे लगता है जो इनको थोड़ा सा निष्पक्ष रूप में बात करनी चाहिए। और जो आप 8 साल की बात आप कर रहे हैं, जो कि उसमें तो जो पारदर्शिता, एक चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी किस बात पे आई है? क्या पारदर्शी तरीके से क्या चुनाव नहीं हो रहे हैं? क्या ईवीएम में किसी तरह की बात हो रही है? या क्या कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है जो कि धांधली हो रही है चुनाव में? ये तो सीधा सीधा आपको चुनाव आयोग के ऊपर में प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है, खास करके जो पूर्ण कार्यकाल नहीं होता है, उसके विषय पर आई है। और जैन साहब कह रहे हैं जो कि नहीं, बहुत ये प्रक्रिया जो है सो 8-10 सालों में बहुत ही गड़बड़ हो गई है। आप एक चीज समझने की प्रक्रिया पे तो सवाल उठे हैं ना सर, और सवाल इस बात को लेकर भी है कि इसमें अब जब कहा जा रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए, तो क्या आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं? नहीं लगता आपको कि सरकार की मनमानी खत्म होकर कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो? बहुत अच्छा प्रश्न किया नेहा जी। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा था जो कि आप कॉलेजियम की बात करें, मैंने नोट भी किया हुआ है कॉलेजियम की बात। आप एक चीज बताइए, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का और जब नियुक्ति होता है तो उस समय में कॉलेजियम की बात होती है, कॉलेजियम के थ्रू ही होता है सब कुछ। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर में जिस तरह से कॉलेजियम को पूरी तरह से धक्का बता करके, पूरी तरह से उसको खारिज करके जिस तरह से सीजीआई की नियुक्ति करी थी, क्या हम लोग ये नहीं जानते जस्टिस एन रे का? इस तरह की बातें करना, खास करके आप कह रहे हैं 10 सालों के अंदर में, हमने तो देखा है जो कि इतिहास है ये 49-50 सालों से ये जिस तरह से कांग्रेस ने इस देश को बर्बाद करने की संवैधानिक। मोहम्मद आमीन का रुख करूं उससे पहले रत्नाकर जी, ये परिपाटी आप लोग ही सिखा के आए हैं क्या? आप लोगों ने शुरुआत की जो अभी तक नहीं बदली। अब जब 50-60 सालों में नहीं बदली तो 8 सालों में क्या उम्मीद कर लेंगे आप?
नहीं, देखिए कहीं न कहीं मिश्रा जी जो है पक्षपातपूर्ण रवैया का आरोप लगा रहे हैं नीरज जैन के ऊपर। ये तो अपना निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये तो निष्पक्ष बात करेंगे ना। आप इनके ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं? आप अपने अंदर जरा गिरेबान में झांक कर आरोप देखिए। मैंने लगाया ही नहीं। देखिए, जब हम पैनल में बैठते हैं तो हम आरोप तो लगाया ही नहीं हमने मात्र अपने विचार रखे हैं, अपने विचार रखे। सुन लीजिए, देखिए भारत एक बहुत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में सत्ता पे आसीन होने के लिए जिस प्रकार से नीरज जैन जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि 8 साल में ये जिस प्रकार इसकी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता घटती जा रही है, वह निश्चित रूप से एक प्रश्न चिन्ह उस पर मार्क होता है। और कहीं न कहीं मैं उदाहरण देता हूँ, जवाब दूंगा। जब स्वतंत्र संस्थाएं हैं और स्वतंत्र संस्थाओं के जो चीफ होते हैं उनको आप कहीं न कहीं रिटायरमेंट के बाद बड़ा लालच देंगे कि आपको राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाएगा, जैसा कि पूर्व सीजेआई जो है गोगोई जी को रिटायरमेंट के 3 महीने के बाद ही उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया जाता है। तो इस तरह का अगर बड़ा लालच उनके मन में ठीक है मोहम्मद आमीन जी, कहीं न कहीं वो निष्पक्षता वो दिखेगी नहीं, वो निष्पक्षता कभी आएगी। ठीक है मिश्रा साहब, मैं रुक करूंगा आपका। उससे पहले मोहम्मद आमीन जी काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक सवाल उनसे मेरा बहुत महत्वपूर्ण कि सीईसी यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैबिनेट करती है सर, राष्ट्रपति उसे अनुमोदित करते हैं। ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव में सत्ता की राजनीति कितनी हावी होती है, कितना पॉलिटिकल दबाव रहता है सत्तारूढ़ पार्टी का? सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। मिश्रा साहब कुछ कहना चाहते, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मोहम्मद आमीन जी। देखिए यहाँ पर जब हम मतलब हमने जैन साहब को मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, बल्कि मैंने ये कहा जो अपने विचार रखे हैं, हमने अपने विचार रखे हैं। देखिए बात ये है जो कि आज 8 सालों में जिस तरह से आप चुनाव आयोग के ऊपर में आप कहते हैं जो कि पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है ये आयोग, या इससे पहले क्या आप लोग मतलब आप लोग चुनाव जो जीत करके आते थे उस समय में आप इस तरह के प्रश्न कहाँ खड़े करते थे जो आज ये 8-10 सालों में आप कर रहे हैं? जिस पारदर्शी तरीके से पहले भी चुनाव होते रहे हैं। हाँ, एक जगह जरूर आप लोगों के ऊपर में आरोप लगे हैं, जिस तरह से चुनाव में ये आदरणीय इंदिरा गांधी जी के समय में की बात है, जिस तरह से चुनाव में धांधली के आरोप लगे थे, ये कोई छोटी बात नहीं है, पूरी जनता को पता है ये। तो इस तरह के आयोग के ऊपर में पूरी तरह से टिप्पणी कर देना, ये मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं आप लोग जो है सो पता नहीं इस संवैधानिक संस्था के ऊपर में क्या प्रश्न। ठीक है, नीरज जैन जी जवाब देंगे इसका कि ये आज ही ऐसा क्यों सवाल उठा रहे हैं? आज हम भी सवाल उठा रहे हैं, नीरज जैन भी सवाल उठा रहे हैं, और सवाल कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगी सर, लेकिन उससे पहले मोहम्मद आमीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर जल्दी से अपनी बात रख दीजिए। पॉलिटिकल दबाव कितना रहता है मुख्य चुनाव आयुक्त पर? सवाल है कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और कमिश्नर है, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, हम नहीं समझ पा रहे आप क्या कह रहे हैं। एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करते हैं। जैन साहब का मैं रुक कर लेती हूँ। जैन साहब जल्दी से उस बात का जिक्र कर लीजिए आप, जल्दी से। देखिए बहुत सही कर रहे हैं। पहली चीज तो ये मिश्रा जी हो या चाहे प्रभाकर जी हो, कोई भी हो, मुझको इस पर कोई दिक्कत नहीं है कि आप आरोप लगाए हो। मैं आपसे एक स्पष्ट बात ये कह रहा हूँ, बनारस का चुनाव हुआ, ईवीएम बक्सों से पूरी ट्रक के ट्रक पकड़ी गई। कैसे पकड़ी गई? चुनाव आयोग को लिख के दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल ताजी बात करते हैं। इससे पहले नहीं होता था सर। चलिए अभी तो मोदी सरकार है, लेकिन उससे पहले जो तमाम गवर्नमेंट रही है केंद्र में, तब नहीं होता था क्या ऐसे? देखिए सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो इलेक्शन कमीशन की मूल स्पिरिट है, मूल आत्मा है, वो लगभग मारी जा चुकी है और मर रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसी को संज्ञान में लिया। वो तो कह रहे हैं ना, आप कांग्रेस को रो रहे हैं, आप भाजपा को रो रहे हैं, मतलब नहीं है। हमेशा से इसके ऊपर दबाव रहा है। और इधर की दौरान, इधर 10 सालों में आप देख लीजिए, चाहे आईएएस और ब्यूरोक्रेसी देखिए, बड़े बड़े लोग मंत्री, मतलब आप सोचे कि वीके सिंह तक आपको जो है विदेश मंत्री तक बना दिए गए। इस लालच की प्रथा ने बहुत ज्यादा इस चीज को उभार के रखा है, इसमें कोई दो नहीं, इससे कोई बच नहीं सकता है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि इसको भी पॉलिसियों के जरिए होने में क्या दिक्कत है। ठीक है मिश्रा साहब जवाब दीजिए। कह रहे इतना दबाव पॉलिटिकल बनाया जाता है कि जब शिकायत भी की जाती है, लिखित शिकायत की जाती है, उस पर भी कार्रवाई नहीं होती। आप नेहा जी, ऐसा है क्योंकि जैसे कॉलेजियम के अभी जैसे बात कर रहे हैं, आपने कहा कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई बिल्कुल होती है। मैं नहीं कह रही, जैन साहब कह रहे हैं। जैन साहब, मैं वही चीज कह रहा हूँ। अब उन्होंने कहा जो कि कॉलेजियम की इन्होंने वकालत करी,
बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉलेजियम के ऊपर में जो विश्वसनीयता है वो किसने बर्बाद करा, किसने खराब किया, कॉलेजियम को किस तरह से दुरुपयोग किया गया, क्या हम लोगों ने ये चीज नहीं देखा है क्या पिछले इतिहास में? इस तरह की बातें, हाँ मैंने पहले भी कहा है, जो कि जैसे आपने ये अभी रत्नाकर जी कह रहे थे, जो कि गोगोई साहब को हमने ऑफर किया राज्यसभा के लिए। देखिए, कोई भी संवैधानिक पद पर बैठने के बाद जब वहां से अवकाश प्राप्त कर लेता है तो एक साधारण नागरिक हो जाता है, उसके बाद गोगोई साहब नहीं रह जाते हैं। इसलिए इस चीज को समझने की जरूरत है। जैसे आम नागरिक, ये तो कह रहे हैं ना कि आप सत्ता का लालच देते हैं, आप कहते हैं राज्यसभा भेज देंगे, आप कहते हैं कि हमारे फेवर में ऐसा करिए, हम आपको ऐसा कर देंगे। राजनीतिक पार्टियां, नेहा जी, राजनीतिक पार्टियां अपने भले के लिए, अपने फायदे के लिए ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती ही करती है। सत्ता का दुरुपयोग करेंगे क्या अपने भले के लिए? मैं कह रहा हूं, संवैधानिक पद से अवकाश प्राप्त करने के बाद जैसे हम साधारण नागरिक हैं, उसी तरह से गोगोई साहब भी साधारण नहीं नागरिक हैं। उसके बाद अगर कोई किसी को ऑफर करता है, कांग्रेस भी ऑफर कर सकती है। सर ये बताइए, जिस बात का जिक्र मैं आपसे कर रही थी और इससे पहले भी मैंने जो सवाल पूछा था आपसे कि पॉलिटिकल दबाव कितना रहता है, अभी मिश्रा साहब कह रहे थे कि कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं रहता, इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है, वो अपने विवेक पर फैसला लेते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है या फिर पॉलिटिकल दबाव का सामना करना पड़ता है मुख्य चुनाव आयुक्त को? दबाव में करते हैं, इलेक्शन की अपॉइंटमेंट होने के बाद सर माफ कीजिएगा, मुझे आपसे फिर से ही बोलना पड़ रहा है कि आप नेटवर्क क्षेत्र में रहे सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही क्लियर। एक बार फिर से आपसे कनेक्ट हम करते हैं। रत्नाकर जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्तों में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं चुनिंदा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों के नाम सिर्फ लोगों को याद हैं, क्योंकि उन्होंने इस लोकतंत्र में निष्पक्ष जो है चुनाव कराए हैं और एक एग्जाम्पल सेट किया बिना किसी दबाव में और बिना कोई राजनीतिक दल के कहने पे के अनुसार। देखिए, कहीं न कहीं जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका चुनाव प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कमेटी करती है। उसमें अभी आपने सुना कि शेषन जी ने, कृष्णमूर्ति जी ने किस तरह से कहा कि उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई रोल नहीं होता है। तो अगर जब तक लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई रोल नहीं रहेगा और सिर्फ पीएम ही चुनेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त को, तो निश्चित रूप से वो अपने चहेते व्यक्ति को चुनेंगे जो चुनाव के समय उनका सपोर्ट कर सके, उनकी पार्टी को जिताने का काम कर सके। तो इस तरह की जो प्रक्रिया में कहीं न कहीं सुधारीकरण की जरूरत है और उन लोगों को भी इन्वॉल्व करने की जरूरत है जो पीएम के अलावा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो विपक्ष के नेता हैं, उसको भी इन्वॉल्व करने की जरूरत है। देखिए, आज परिस्थिति ऐसी है कि सरकारी तंत्रों का नेहा जी सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जाता है। सरकारी तंत्र अगर आप कह लेंगे तो जो सत्ता में बैठा होता है, ये तो पहले से होता आ रहा है ना सर, ये तो पहले से होता हुआ आ रहा है ना। नहीं, ये तो सरकार के द्वारा तो पहले से चुना जा रहा है, तो फिर आपको क्यों अब ऑब्जेक्शन होने लगा? चलिए, कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की, कोर्ट ने इस पर गंभीरता से सोचा, ये एक अलग मसला है, लेकिन अब कांग्रेस को भी ये लगने लगा कि नहीं, ये तो पहले से गलत होता आ रहा है। तो इतने वक्त तक ये गलत क्यों हुआ? आपने इसमें सुधार क्यों नहीं किया? समय की जरूरत है। समय की जरूरत इस प्रकार है कि पहले जो है चुनाव आयोग से नियुक्त किया जाता था तो उसको कोई इंटरफेयर नहीं करता था, वो स्वतंत्र एजेंसी है और निष्पक्षता से अपना काम करती थी। लेकिन आपने जैन ये कैसे तय हो? ये कैसे तय हो सर? इसकी विश्वसनीयता घटती जा रही है। ये कैसे तय हो? उस विश्वसनीयता को ये कैसे तय हो सर कि उसके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था? ये कैसे तय हो रत्नाकर जी? नहीं, आप देखिए ना, टीएन शेषन जैसे एग्जाम्पल है, वो किसके शासनकाल में थे? उन्होंने जब निष्पक्ष चुनाव कराए हैं, उन्होंने देखा है, सब लोगों ने देखा है। तो आज जो विश्वसनीयता घट रही है उसके लिए कहीं न कहीं कोई सुधारीकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए। और जैसा अभी आपने सुना कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस प्रकार सजेशन दिया कि उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो ऐसे लोगों को सिलेक्ट करे जो 6 साल का अपना कार्यकाल पूरा करे और पूरे देश का जो चुनाव की प्रक्रिया है वो निष्पक्षता से कराई जा सके। देखिए, और
दूसरी चीज मैं ये बोलना चाह रहा था, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। किस प्रकार जो है सत्ता में बैठे लोग जो है सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करते हैं, चुनाव के समय भी सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करते हैं। ये सत्ता में बैठे लोग जो है वो कहीं अपना पेट्रोल पंप पे बड़ा बड़ा प्रचार फोटो लगवाते हैं और बड़े बड़े नारे लिखते हैं, कहीं झोलों पे जो राशन बांटते हैं तो उस पे अपना फोटो लगवा देते हैं, मोदी जी का फोटो लग जाता है उस पे। कहीं टेलीविजन पे चुनाव के समय देखेंगी तो आप उनके प्रचार कंटिन्यूअस आते जाते रहते हैं। तो इस तरह की प्रक्रियाओं पे लगाम भी जरूर चुनाव आयोग को लगाना चाहिए और एक प्रक्रिया बनानी चाहिए जिससे कि सरकारी पैसों का दुरुपयोग न हो, सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग न हो, सरकारी वाहनों का दुरुपयोग न हो। तो इस तरह के चुनाव आयोग तो सबके लिए है ना, आपके लिए अलग और बीजेपी के लिए अलग हो जाता है क्या? और एक ऐसे कमेटी का गठन करना चाहिए जो इन सारी चीजों पे लगाम लगा सके, ताकि देश की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले। और भारत इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में एक जो चुनाव प्रक्रिया है वो निष्पक्ष हो। ठीक है मोहम्मद आमीन जी, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज आ रही होगी और मुझे आपकी आवाज भी अच्छी तरह से मिल पाएगी, ताकि हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं वो भी आपकी आवाज को सुन सके, समझ सके। पॉलिटिकल दबाव मैं लगातार आपसे पूछने की कोशिश करूं, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। कितना ज्यादा दबाव रहता है पॉलिटिकल, अगर आप मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें उन पर? आमीन जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक। मिश्रा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, फिर मैं जैन साहब का कहना चाहूंगा। देखिए, मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के समय में क्या देश में 2 प्रधानमंत्री होते थे क्या, या एक ही प्रधानमंत्री होता था? सिस्टम तो पहले से ही था 1989 के अंदर। वो कह रहे कि हम ऐसे चुनाव नहीं करते थे ना, हम तो निष्पक्ष तौर पर रखते थे। और जो उदाहरण उन्होंने सेशन का दिया वो भी एक बड़ा उदाहरण है, जो कोर्ट ने भी बताया कि ऐसे लोगों की जरूरत है मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर, ताकि वो एक अच्छा कहीं ना कहीं संदेश दे सके और निष्पक्ष तौर पे काम कर सके। ऐसा हो रहा है क्या? नेहा जी, बिल्कुल कोर्ट ने जो टिप्पणी की है टीएन सेशन जी के बारे में, निश्चित तौर पर, क्योंकि इन लोगों की धांधली बंद हो गई। टीएन सेशन जी के आने के बाद इन लोगों की धांधली बंद हो गई। अब मैं चीज कह रहा हूँ, पहले एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करता था, पहले आयोग में पहले एक ही सदस्य हुआ करता था, लेकिन 1989 के बाद उसमें जो है 2 सहायक भी उसमें नियुक्ति की गई। लास्ट में जाकर के मुझे लग रहा है कि 1990 में फिर से एक सदस्य की बहाली हो गई थी, फिर जाकर के 1993 में फिर उनके 2 सहायक होने लगे। ये सारा सिस्टम जो है जो कांग्रेस के समय में होता आया है। जो धांधली ये कह रहे हैं, जो कि अब ये 8 सालों के अंदर में हो रही है, ये धांधली पहले हुआ करती थी, जिसका उदाहरण पूरे देश की जनता देख चुकी है। इसमें कोई दो मत नहीं है, जो कि इसमें पूरे देश की जनता को पता नहीं है। बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे थे जैन साहब। अब ऐसा है, बता रहे थे, कह रहे थे कि अब तो चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिख दें कि देखिए इतनी धांधली हो रही है, ईवीएम की मशीन यहाँ मिली, ऐसे मिली, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। आप कह रहे निष्पक्ष तौर पर कार्रवाई करता है चुनाव आयोग। देखिए, ऐसा है, चुनाव आयोग जिस निष्पक्षता के साथ आज मैं देख रहा हूँ, पूरी तन्मयता के साथ, पारदर्शिता के साथ जिस तरह से चुनाव करा रही है, मुझे लगता है इससे पहले चाहे यूपीए की गवर्नमेंट रही हो, जो सुधार की प्रक्रिया ये बार बार ये कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है, ये सुधार की प्रक्रिया जिस समय में, उस समय में, जिस समय में संविधान बना था और ये आयोग की गठन हुआ था, उस समय में बहुत सारे विकल्प थे, और संवैधानिक पीठ ने पूरी तन्मयता के साथ इस तरह के आयोग का गठन किया, अनुमोदन किया, और उसी तरह की जो प्रक्रिया है, अगर मान लीजिए अगर किसी तरह की सुधार की प्रक्रिया थी, तो सबसे ज्यादा सत्ता में जो रही है कांग्रेस, उससे सबसे पहले ये प्रश्न करना चाहिए। आज मैं इसी चीज का तो कह तो रहे हैं, पहले सुधार की इतनी गुंजाइश नहीं थी, अब तो आप लोगों ने अति कर दी, तो सुधार की गुंजाइश है। देखिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, ये तो कभी खत्म होगी ही नहीं, लेकिन जो संवैधानिक, चलिए असलियत बता रहे हैं मोहम्मद आमीन जी। मोहम्मद आमीन जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मुझे मिल रही है, आपको मिल रही है? कितना राजनीतिक दबाव रहता है मुख्य चुनाव आयुक्त पर, पॉलिटिकल? मैं आपको मैडम ये बताना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, वो सिर्फ हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल के ऊपर की है, कि उनका कार्यकाल कम होता है, कम से कम 5 साल होना चाहिए, जिसकी जन्म तिथि सबको पता होती है अपॉइंटमेंट से पहले। बल्कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई भी, किसी हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कभी उंगली नहीं उठाई
कि इनकी प्रक्रिया गलत है। हमारा चुनाव कराना है, दुनिया में नंबर 1 पे हिंदुस्तान में चुनाव होता है, निष्पक्ष रूप से चुनाव कराते हैं। अब कोई एक तो मशीन है नहीं, हजारों मशीनें काम करती हैं, जो बेईमानी का नहीं सवाल है। इससे पहले भी कहा गया कि हम वोट डालते हैं तो कहाँ डालते हैं, लेकिन हमने बताया जब वीवीपैट आ गया तो पता चल गया कि आपने वोट दबाया तो कितने बच्चे कितने सेकंड पर किसको दिया गया। यह बेकार की बातें हैं। अपोजिशन को एक मुद्दा चाहिए होता है जब भी सुधार की बात होती है। ये बहुत अच्छी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 5 साल के लिए, ये तो हमारे मुख्य चुनाव है, इसके लिए अच्छा है। प्रक्रिया पारदर्शी हो, ये भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना सर। जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी होनी चाहिए, ये भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। याचिका में तो ये भी मांग की गई है कि उसमें अपोजिशन का लीडर होना चाहिए, उसमें सीजीआई होना चाहिए, जो कमेटी है। सुनिए, बंगाल में चुनाव जब हुए थे पश्चिम बंगाल के, तो ममता बनर्जी ने इसी को दोषी ठहराया था और कहा था कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री करते हैं इसमें राज्य अपना चुनाव आयोग के ऊपर। और अब क्या हुआ, जब वो हार गई और बाई इलेक्शन फिर जीता, अब वो आज चुप है। इस तरह की बातें सहती हैं बच्चों की तरह, या अपोजिशन को काम है और गवर्नमेंट को बदनाम करना, वो उनका अलग काम है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की अपनी अलग प्रक्रिया है, उनका अलग काम है, हम लोग अपना अलग तरीके से काम करवाते हैं। वो उनके किसी के अंडर में काम नहीं करते। वो जब अध्यादेश या हमारा मॉडल को कंडक्ट शुरू हो जाता है, कंडक्ट के बाद किसी का अधिकार क्षेत्र नहीं रहता। जब देश के चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, स्टेट के होते हैं तो मुख्यमंत्री का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और डेट्स अनाउंस होने के बाद इवन सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानता किसी की पिटीशन को, कहता है इलेक्शन के होने के बाद हम सुनेंगे। सर, जो कोर्ट ने कहा, जो सवाल पूछे, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है ना जैन साहब। अगर ये पूछा गया कि निष्पक्ष और पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कानून क्यों नहीं बना 72 सालों में, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सवाल पूछे हैं केंद्र सरकार से। देखिए, तो जो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने सुधार किया जाएगा, जो हो सकता करेगी सरकार। आप बोल रहे हैं तो अमीर साहब बोल रहे हैं। जी, जैन साहब। देखिए, कभी एक कहावत थी कि यदि होता मैं किन्नर नरेश तो राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। दैट इमेजिनेशन, वो एक कल्पना थी। अब वो साकार हो गया। अब किन्नर जो है एमएलए भी है, एमपी भी है, मेयर भी है, सारे लोगों को मालूम है। तो जो कभी कल्पना थी आज साकार है। जब कोई चीज बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाती है तब उसको कुछ मॉडर्नाइजेशन चाहिए होता है, कुछ किसी के प्रकार की सुधार की आवश्यकता होती है। ये तो भैया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो बैठे हैं चंद्रचूड़ जी, वो पूरी एक अच्छी प्रथा के पोषक है। तो अगर इसमें इस वर्तमान सरकार को क्या दिक्कत है, अगर सुधार के लिए नए जो है, अगर एक उसमें अपोजिशन के लीडर को इन्वॉल्व कर लिया जाए। एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, अभी मेरे यहाँ 6-7 महीने पहले चुनाव संपन्न हुए, सबको मालूम है। और अभी भी आप देख लीजिए, हमारे साथी बैठे मिश्रा जी और आप रत्नाकर जी, आप इस चीज को गौर करिएगा, पूरे प्रदेश में किसी राजनीतिक दल के ना पोस्टर थे ना होर्डिंग थे, लेकिन पेट्रोल पंप से लेके बस स्टेशन और रोडवेज तक मोदी और योगी के पोस्टर बैनर लगे थे। लोगों ने आपत्ति जताई, चुनाव आयोग को लिख के दिया, किसी ने कोई कार्य नहीं किया। तो व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हमारा मतलब ये है, हम कोई राजनीतिक दल के नहीं है, हम एक शिक्षक रहे हैं। तो ये पीड़ा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी बहुत ज्यादती बढ़ गई, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तब उसने कॉग्निजेंस लिया, लेकिन उन्होंने कहा इसमें भी सुधार करने चाहिए। नथिंग इज रॉन्ग। अगर आपके मन में पारदर्शिता है, आपके मन में सच्चाई है, ईमानदारी है चुनाव आयोग के प्रति और सबके प्रति, तो आपको ये चाहिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन शामिल कर लीजिए। व्हाट इज हार्म? अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो लूप पे है। ठीक है। मिश्रा साहब, ये बताइए कि अब क्योंकि इस पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, कोर्ट ने भी कहा, तो क्या आपको लगता है कि अब निष्पक्ष और पारदर्शी नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए इसमें कानून होना चाहिए और लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर सीजीआई को भी इनमें शामिल किया जाना चाहिए, उनकी भी सहमति होनी चाहिए? देखिए नेहा जी, मैं तो कह रहा हूँ ये जो सरकार है, यहाँ पर आप देखेंगे हर तरह की गुंजाइश है। अगर कहीं पे भी संवैधानिक तौर पर किसी भी प्रक्रिया के अंदर में ऐसा लगता है जो सुधार की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, खास करके कार्यकाल के ऊपर में जो आई है, अमीन साहब बिल्कुल सही अभी कह रहे थे, जो कि केवल कार्यकाल के ऊपर में टिप्पणी आई है। हाँ, सुधार की प्रक्रिया की जहां तक बात है, अगर समय समय पर अगर लगता है जो कि यहाँ सुधार की प्रक्रिया होनी चाहिए तो बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन केवल आरोप लगा देना, ये भी सवाल पूछा है सर, निष्पक्ष और पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कानून क्यों नहीं, ये भी कोर्ट ने पूछा है। केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने।
क्यों नहीं आके पारदर्शी तरीके से, क्यों अभी तक 72 सालों के बाद भी कानून नहीं बन पाया, ये भी पूछा है सर। सिर्फ कार्यकाल पर नहीं, प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। ये जो अभी बैठे हैं जिन्होंने पहले राज किया उनसे बात करिए ना, कांग्रेस के जो प्रवक्ता बन रहे हैं अपने को है, अब जब सुधार ला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने से हमारा भारत सरकार को क्या दिक्कत आ रही है उनको, बहुत से सुधार रहे हैं। जैसे कि हमारा देखिए अब वोटर ID कार्ड के साथ आधार कार्ड जोड़ना, ये सरकार ने किया, उन्होंने क्यों नहीं किया? उनको भी दिया गया था रिफॉर्म, ये कुरैशी साहब के टाइम में सारे रिफॉर्म दिए गए थे करने के लिए, इन लोगों ने नहीं दबा रखा था। बल्कि इनके जो मंत्री हैं सलमान खुर्शीद, उनका ये कहना था, वो यहाँ पर मंत्री थे, न्याय मंत्री थे, उनका ये कहना था कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट, ये इलेक्शन कमीशन मेरे अंडर में काम करता है। 160 पेजेस का उन्होंने माफीनामा दाखिल किया है कुरैशी जी के टाइम में। रत्नाकर जी, हालांकि जैन साहब बोल रहे थे उस वक्त, और जैन साहब राजनीतिक विश्लेषक है, डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी मैं आपको बता दूं, लेकिन रत्नाकर जी ये कह रहे देखिए कुछ नए नए काम किए हैं इस बार चुनाव आयुक्त ने, या फिर यूं कहें कि चुनाव आयोग ने या फिर सरकार ने, और ये जो काफी सारे काम थे, ये सजेशन तो पहले की सरकारों को भी दिया गया था, लेकिन वो काम करने में उतने ज्यादा उत्साहित नहीं थी, या उन कामों को बहुत ज्यादा प्रशंसा के साथ आगे नहीं बढ़ाया, उसको अमली जामा नहीं पहनाया। अब सवाल ये है कि ये जो अभी मोहम्मद अमीन जी कह रहे हैं कि देखिए तरीका भी ठीक है और तरीके पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या वाकई आपको लगता है कि अब सुधार कहाँ कहाँ पर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये थोड़ा सा बताइए ताकि मिश्रा जी से भी सवाल मैं आगे पूछ पाऊं। समय दीजिएगा, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देना चाहता हूँ सुधार कहाँ कहाँ होना चाहिए। और मैं इसके पहले मैं ये चीज कहना चाहूंगा, शायद अमीन जी जो विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बाद में जुड़े, तो मैंने क्या सलाह और सुझाव दिया था ये सुन नहीं सके और आरोप लगाना शुरू कर दिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ। तो पहले आप पूरा डिबेट सुन के फिर आरोप लगाइए। मेरा कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो नियम प्रवक्ता की तरह आप विपक्ष के ऊपर आरोप तो लगा रहे हैं। मैंने क्या बोला वो आपने सुना नहीं, वो आपने सुना क्या मैंने क्या बोला, मैंने क्या कहा, मैं आपको अभी बता देता हूँ मैंने क्या कहा। प्रक्रिया के ऊपर भी बात की उन्होंने, प्रक्रिया के ऊपर भी टिप्पणी किया, वो भी मैंने आपको बताया। जी रत्नाकर जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते। नेहा जी, सबसे पहले तो देखिए मैं 4-5 बिंदुओं पे मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा जो चुनाव आयोग को निश्चित रूप से उस पर एक्शन लेना चाहिए और कहीं न कहीं चुनाव प्रक्रिया को जो है वो सरल और स्वाभाविक बनाना चाहिए। पहली चीज की जो चुनाव में खर्चे की जो समय, रत्नाकर जी जब मीटिंग होती है तब आपके जो लीडर्स आते हैं वो किस लिए आते हैं? तब उन्हीं सुधार के पॉइंट लेके आते हैं। यहाँ पे सुधार की बात करेंगे, चर्चा का मुद्दा अलग है, लीडर कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं आते हैं। आप पार्टी का आदमी नहीं आया, हमको बता रहे भारतीय जनता का प्रवक्ता नहीं। आप विपक्ष के ऊपर आरोप तो यही लगाते हैं ना, लोग ये आरोप लगाते हैं। जब आप ठीक है आरोप लगाते हैं तो कहीं न कहीं एक लेफ्ट पार्टी का एक सदस्य आया था सिर्फ, और ये कह रहे थे एक एक करके रत्नाकर जी बोल लेते हैं, उसके बाद फिर मौका मिलता है। ठीक, बोलना चाहिए रत्नाकर जी। जी नेहा जी, देखिए सबसे पहले जो चुनाव में खर्चे की जो सीमाएं हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि व्हाइट में जो कैंडिडेट होता है लड़ता है वो कुछ खर्चा करता है और ब्लैक मनी जो है काफी मात्रा में फ्लोट होती है जो वोटरों को प्रभावित करने का काम करता है। तो चुनाव आयोग को निश्चित रूप से उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि राजनीति में जो अपराधीकरण, धन बल और बाहुबल का जो प्रचलन बढ़ा है, निश्चित रूप और एक्साइज के लोग। अरे भाई साहब जरा बोलने देंगे आप, नेहा जी इनको चुप कराइए जरा। मोहम्मद आमिर जी, ठीक है ठीक, मैं अपनी बातों को रख नहीं पा रहा हूँ, इनको जरा शांत कराइए जरा। ठीक है, रत्नाकर जी को पहले बोल लेते हैं, फिर मैं आपको मौका देती हूँ। ठीक है, नहीं झूठे आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और हमको पार्टी के प्रवक्ता बताइए जरा, मेरे सलाह तो सुनिए। आप चिट्ठी लिखिएगा प्राइम मिनिस्टर को, मेरा सलाह सुन लीजिए। मस्ट राइट टू द इलेक्शन कमीशन, यह है तो राइट। आप सलाह दीजिएगा, आप चूंकि चुनाव आयोग से जुड़े हुए हैं, आप प्राइम मिनिस्टर को सलाह चिट्ठी लिखिएगा। मैं क्या सलाह दे रहा हूँ वो सुनिए जरा गौर से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, आप लोगों को परेशानी है, हम लोगों को परेशानी नहीं है। मैं राजनीति से जुड़ा हूँ, मैं जरूर अपने व्यूज रखूंगा, मैं अपने व्यूज रखूंगा। ठीक है ठीक है, एक एक करके रखिए ना प्लीज। हाँ देखिए, जिस प्रकार जल्दी से बात खत्म करिए अपनी रत्नाकर जी। जी, धन बल बाहुबल का उपयोग किया जा रहा है, निश्चित रूप से
जो अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकने की प्रक्रिया और जो है कड़ी करनी चाहिए, जिससे कि अपराधी राजनीति में न आए और एक साफ स्वच्छ सुथरा एक चुनाव हो। तीसरी चीज मैं कहूंगा कि जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है वर्तमान सरकार द्वारा, जिस प्रकार देखा कि आपने पेट्रोल पंप पे फोटो लगाए जाते हैं और झोलों पे अपना फोटो लगाया जाता है, चुनाव के दौरान बड़े बड़े होर्डिंग्स जो है लगाए जाते हैं, ये सारी चीजों पे कहीं न कहीं चुनाव आयोग को अंकुश लगाना चाहिए, ताकि जो वोटरों को प्रभावित करने का काम सरकारी पैसे से और सरकारी तंत्र से न किया जाए। तीसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, जो गैर गंभीर उम्मीदवार होते हैं, उन उम्मीदवारों पे निश्चित रूप से अंकुश लगाने के लिए जमानत की राशि है उसको कई गुना बढ़ा देना चाहिए, ताकि जो है निर्दलीय उम्मीदवार एक जो प्रभावित करते हैं वोटरों को और जो जीतने के लिए तमाम तरह के निर्दलीय उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया जाता है, ताकि वो वोट काटे और जो एक समीकरण जो है वो कैंडिडेट का साधने के लिए। ठीक है मिश्रा जी, देखिए चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो चुनाव होता है सरकार के जरिए ही होता है, ये तो सभी को पता है, लेकिन अब कार्यकाल उनका बहुत कम टाइम का क्यों होता है, इस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि 6 साल का कार्यकाल होना चाहिए, किसी का 1 साल का, किसी का 2 साल का, किसी का 6 महीने का, किसी का 1.5 साल का, क्यों? अब देखिए यहाँ पर नेहा जी इस तरह की जो प्रक्रिया है, देखिए प्रक्रिया में तो कोई पारदर्शिता में अमीन जी मिश्रा जी भी कह रहे हैं, मैं लौटती हूँ आपके पास। उम्र की जो सीमा है इसके तौर पर अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की भी अगर मान लीजिए अगर टिप्पणी आई है तो मुझे लगता है जो ये जरूरत हो सकती है, जो कि समय की मांग हो सकती है। लेकिन एक चीज यहाँ पर जरूर कहूंगा, तो चुनाव आयोग के ऊपर में जिस तरह से अभी रत्नाकर जी बहुत सारा आरोप लगा रहे थे, चुनाव आयोग कोई भी घोषणा करने से पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाती है। ऑल पार्टी मीटिंग में जब उनको सुधार की प्रक्रिया की, चाहे वो धन बल का हो, चाहे अपराधीकरण की बात हो, चाहे निर्दलीय के हो, जमानत राशि बढ़ाने की बात हो, उस समय में कहाँ चले जाते हैं ये? क्यों? वोटर लिस्ट रिव्यू करने के लिए इनको बुलाया जाता है। अमीन जी धैर्य रखिए सर, थोड़ा सा तो धैर्य रखिए आप। अब यहाँ पर बोल रहा है तो मैं आपको बीच में उनको इंटरप्ट करके आपको मौका नहीं दे सकते ना सर। रत्नाकर साहब ने मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बता दिया, ये कैसे कह सकते हैं? तो आपने तो जवाब भी दे दिया ना सर, ऐसा तो नहीं है कि आपने जवाब नहीं दिया। एक मिनट अब धैर्य के साथ सुनिए थोड़ा सा। अब देखिए ये सारी सुधार की प्रक्रिया जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है उसमें जाकर के सारी डिस्कशन होनी चाहिए। आज इनको सुधार की प्रक्रिया की जरूरत महसूस हो रही है, पहली बात। अभी अमीन साहब के ऊपर जरूरत नहीं हो रही, ये तो कोर्ट ने कहा है कि क्या वजह है कि 72 साल बाद भी अभी तक कोई कानून नहीं है, कैसे नियुक्ति होती है, इसकी प्रक्रिया जो है उसको पारदर्शी बनाना चाहिए। मैंने नेहा जी मैं पहले ही कह रहा हूं जो कि अगर इस तरह की जरूरत महसूस होती है, खास करके चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त के जो उम्र की बात है और जो सुधार की प्रक्रिया है, इसमें एडिशनल अगर कोई अतिरिक्त सुधार की प्रक्रिया है तो निश्चित तौर पर इसके ऊपर में बिल्कुल विचार होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। विचार होना चाहिए, ये सुधार की जो प्रक्रिया है, लेकिन नहीं मैं कह रहा हूँ एक सुधार की प्रक्रिया जहाँ तक बात है, ये 55 सालों से ये कर क्या रहे थे कांग्रेस से, मुझे यही तो सवाल है जी। आज इनके साथ यही सवाल है। आमीन जी के ऊपर में जो प्रवक्ता का आरोप लगा रहे हैं, जैन साहब हमारे पक्ष में तो कभी नहीं बोले अभी, लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा जो कि प्रवक्ता हैं वो हमारे बिना सुने, मैंने कभी नहीं कहा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन इस तरह का आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है कांग्रेस का बिल्कुल है ही है। ये इस तरह की राजनीति करते हैं, किसी को भी प्रवक्ता बना देते हैं, तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। रत्नाकर जी हम लोग पैनलिस्ट में बैठे हुए हैं और पैनल में बैठ करके इस तरह की आरोप नहीं लगाया करें, तो मेरा रिक्वेस्ट इस तरह से। ठीक है रत्नाकर जी। मिश्रा जी शायद मेरी बातों को पूरी तरह से सुन नहीं पाए। मैंने अमीन जी को यही कहा कि मैंने क्या चुनाव आयोग में सुधार करने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या क्या बिंदुओं पे हमें सार्थक डिस्कशन करना चाहिए, वो सारा मैंने डिस्कस किया। और आमीन जी विपक्ष के ऊपर जो है आरोप लगाए, तो मैंने कहा कि पहले मेरी बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की तरह जो है आरोप सिर्फ मत लगाइए, और उसपे जो आपका एक जो मशवरा है। मोहम्मद आमीन जी, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ सर, सुन लीजिए सर, धैर्य के साथ सवाल तो सुनिए, सवाल तो आपको सुनना पड़ेगा ना सर जवाब देने के लिए। कार्यकाल पर सवाल मैं पूछ रही हूँ सर आपसे कि 6 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन इसका शॉर्ट टर्म नियुक्ति क्यों होती है?
बहुत कम ड्यूरेशन के लिए नियुक्ति क्यों होती है, इसके पीछे की वजह क्या है? आ रहा था तो इसलिए गवर्नमेंट ने किया होगा, मुझे नहीं पता उसके बारे में क्या बात। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, हमारे HS वर्मा सिर्फ 2 महीने के लिए आए थे। उनका कार्यकाल सिर्फ मुख्य चुनाव का 2 महीने का था। मैं आपको आज बता रहा हूँ, 2 महीने का। नहीं तो क्यों 6 साल के लिए जब ये कार्यकाल होता है या फिर नियुक्ति होनी चाहिए, फिर ये 2 महीने, 5 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल क्यों? इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर चाहते हैं कि उनका ज्यादा साल आए, उनको मजा आता है काम करने में, ऐसा नहीं है। अब सरकार की नीति थी, हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें? ये सरकार की नीति, ये सरकार की नीति होती है क्या जैन साहब? ये इसके पीछे की वजह आप क्या समझते हैं सर? ये मुझसे पूछ रही हैं आप जैन साहब? नहीं ऐसा है, देखिए आपको मैं ये बताऊं। अमीन जी अब धैर्य रखिए ना, जैन साहब बोल रहे हैं, आप रुक जाइए। देखिए मैंने सबकी बात सुनी, बहुत अच्छी तरह कर रहा हूँ। वक्त की मांग होती है, जब बर्तन में से उसके आयतन के मुताबिक पानी ज्यादा होता है तो फैलने लगता है। जब गंदगी बहुत ज्यादा होती है तब जो है सारा समाज जागता है। पहले एग्जाम्पल ये जान लीजिए, पहले किसी से कहिए कि आप हमको अपने बारे में जानकारी दीजिए तो आदमी बहुत तेज भगता था। जरूरत समझी गई, 2005 में RTI एक्ट आया, महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ते चले गए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ गया और बराबर वक्त के हिसाब से सब काम होता चलेगा। अब हर समय हम 70 साल 72 साल रोएंगे, 8 साल में हमने क्या किया भाई? व्हाट आई सॉ इन 8 साल में हमने क्या दिया? और इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट की बात होती है, गवर्नमेंट सेक्टर के कोई भी हो, उनको ये लगा रहता है जिसको पद की चाहत होगी, जिसको किसी प्रकार के लाभ की चाहत होगी, वो जो है बिदकेगा, उसको बुरा लगेगा। और ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, वक्त की मांग है। और जब ये बहुत ज्यादा कंप्लेंट, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इलेक्शंस के लिए, इधर बोगस इलेक्शन के लिए इतनी कंप्लेंट्स गई है, इतनी कंप्लेंट्स गई है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगर जागा है तो ऐसा नहीं है जब जागे तब सवेरा। इस पर टीका टिप्पणी बिल्कुल बेबुनियाद होगी। बिल्कुल, तो आज वाकई बहुत कड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किए हैं, जिसमें प्रक्रिया को लेकर भी सवाल किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर आज अहम सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाया और सुनवाई के दौरान जस्टिस KM जोसेफ ने कहा कि चुनाव आयुक्त को प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कदम उठाना हो, लेकिन आयुक्त कमजोर होगा तो कोई भी कदम नहीं उठा पाएगा। तो इस पर विचार करने की जरूरत है। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।